आप स्टार्ट करें मैम। Okay, ji, Assalamualaikum, everyone. So let's start today's lecture. So as you know, we have done about two types of task one, which is line graph and bar graph. So I hope you're doing practice more and more, and we will feel something like different than before. So similar, I have limited time. So in this time, we have to grab out all the types of task one. So again, it's a bar graph, and we have a key here. And the percentile in the other sense is a unit in any other orders. Okay, then we have this type of line graph, which we have already done. Well, first of all, you have to mention about the key. We have a key here, like dotted line is represent the television, and the short dotted line is represent the radio. So it's all done. You have to make sure what is the key point and how to describe. We have already done. So move on the other one part. It's a new thing in the task one, which is just like you can say it's a flowchart. Flowchart in which sense, like we have a heavy machine. So here is it's a digging. Then ये roller है, ये roller पे चीजें क्या हो रही है, मेल्ट और ग्रिड हो रही हैं. अगेन ये एक हमारे पास एक सेक्टर है, उसके हम उसमें डाल रहे हैं जस्ट फॉर शेप अप थिंग्स. और उसके बाद ये यहाँ पर एक टेम्परेचर में हम रख रहे हैं इसको. और फिर ये ड्राई ओवन में आ गई. उसके बाद पैकेजिंग में आ गई है, देन रेडी फॉर डिलीवरी. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पास्ट को प्रेजेंट और मिक्स करके लिखते हैं. सॉरी, इसमें हम प्रेजेंट को लिखते हैं, पास्ट को हम डिस्कस नहीं करते. ये पिक्चर है, ये हमें तरीका बता रही है. जैसे हम खाना बनाने के तरीका होता है ना, उसी तरह इसका भी एक तरीका होता है. अब ये करेंगे, सारी चीजें प्रेजेंट. तो आप इस सेंटेंस को ही करना है, पास्ट को हम यूज नहीं करेंगे. मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप थोड़ा जूम किसी को जूम इन कर दें इसको। मैडम इसको ओके, थोड़ा जूम इन कर दें। इट्स फाइन नाउ. ओके, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सैम्पल आंसर्स लिखे हैं जस्ट फॉर योर ईज. आपको मैं दिखाती हूँ एक सेकंड. यहाँ पर हमारे पास मेल एंड फीमेल का. ये देखिए, इसको थोड़ा सा देखिएगा. इसकी स्टेटमेंट है दैट in and 3 periods, and where they have studying full time or part time. यहाँ पे हमारे कंपैरिजन किया है फीमेल. अब हमारे पास यूज दिए मैंने, ठीक है, यूज दिए, ठीक है. यहाँ पे हमने है इन हाई और लो को कंपैरिजन करना है. So one of like us candidate who is trying to answer the question, and examiner have also given the comments according to his mentioned answer. So I hope so it's visible for you. This is a bar graph of the number of men and women in further education written in 3 periods. So अब यहाँ पे इस बंदे ये जिसने ये लिखा है आंसर, उसके आया है 5 पॉइंट आया टास्क वन के अंदर. अब यहाँ आप मुझे बताएं, हमने कल इसको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, तो आप लोग के नजदीक यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकती थी जो इसको और प्रिसाइज कर सकती थी इन शेप ऑफ इंट्रोडक्शन. मैम सो डू यू हैव एनी आइडिया? हेलो। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम इफ जी वालेकुम सलाम. मैम, इसको थोड़ा जूम कर दें। ओके, इज इट फाइन नाउ? जी बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है.
अब ये हमारे पास एक आंसर है। मैं करवाने को तो मैं आपको एक इसको 0 से भी स्टार्ट करवा सकती हूँ। एज ए एग्जाम्पल इन चीज़ों को कोरिलेट करने का पर्पस ये है कि एक लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, आप इसको मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। Because you're in a learning position, you have to know how to deal and how to make it in the more precise way. So my point is this candidate achieved 5 bands in task 1, and 5 bands is not a good band. So what's something did he wrong here? So first of all, it's the first statement is your introduction. This is a bar chart. यहाँ तक तो ठीक है. Of the number of man and women. Again, we don't need here man and woman because यहाँ पे हमने नीचे इसका comparison करना है with years और हमने वहाँ genders के हमने करना है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे man and woman क्या करेंगे? हम यहाँ लिख देंगे. पीपल लिख दिए, Sorry. पीपल भी लिख सकते हैं इसकी जगह, नंबर ऑफ पीपल। नहीं people नहीं लिखेंगे कि स्पेसिफिक genders है. ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे जेंडर का. पीपल होता है इज अ ह्यूज इज अ क्राउड ऑफ पर्संस. इन अदर सेंस वी कैन यूज द पीपल. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है आदमी और औरत के दरमियान, तो हम लिख देंगे दिस इज दिस पैराग्राफ या बायोग्राफ of the man and woman in the further education in the button in 3 periods. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है, ये पैराफ्रेजिंग हम लिख देंगे नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफ जेंडर. ठीक है, डिफरेंट ऑफ जेंडर में हमारे पास मेल भी आ जाता है और फीमेल भी आ जाता है. ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है ऑल द डिफरेंट ऑफ मेंबर जेंडर्स, तो उसमें ऑल द डिफरेंट ऑफ जेंडर्स के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक जेंडर है वो भी ज्यादा आ जाएगा इसके अंदर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एक वर्ड जेंडर. ठीक है, जेंडर में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं. जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं उसके ऊपर जेंडर लिखा होता है ना, तो हमें तो नहीं पता होता यहाँ मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की कर रहे हैं. उन्होंने एक वर्ड लिखा होता है प्रिसाइज सा जेंडर, तो हम अपने अकॉर्डिंग टू जेंडर उसको मेल फीमेल टिक कर लेते हैं. इज इट क्लियर? यस। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने वो चीज नहीं लिखनी, उस चीज को लिखने से अवॉइड ही करना है हमने, जो हमने बार बार इस पैराग्राफ में डिस्कस करनी है. ठीक है, अस्सलाम तो हम वालेकुम। यहाँ पे लिख देंगे जेंडर. ठीक है जी, वालेकुम सलाम मिस रीच, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैम मैं सॉरी फॉर डेट, मैं ये कहने लगी थी कि आप ये चीज़ रिपीट कीजिएगा एक दफ़ा। हमने यहाँ पे क्या करना है जेंडर के हवाले से? जी, मैं कह रही थी हमने यहाँ पे ना मेल और फीमेल को हमने डिस्क्राइब करना है ओवरव्यू के अंदर. आई एम ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। मतलब जेंडर में मेल और फीमेल को डिस्क्राइब करना, मतलब मैं समझी नहीं। देखिए, हमने यहाँ पे फर्स्ट में देखना होता है कि हम रेपिटेशन की तरफ ना आए, टास्क 1 में टास्क 2 में, इवन स्पीकिंग में भी. ठीक है, रेपिटेशन से हमने अवॉइड करना है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छी कोशिश ये होती है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट को जितना अच्छे तरीके से प्रिसाइज कर सकते हैं वो करें. तो हम यहाँ मेल और फीमेल या मैन या वुमेन को लिखने से 1000 टाइम मच बेटर है हम लिख दें चार्ट ऑफ डिफरेंट जेंडर्स. ठीक है, ये डिफरेंट जेंडर्स कर दें या चार्ट ऑफ नंबर ऑफ जेंडर्स कर सकते हैं. आपने नंबर ऑफ नहीं लिखना तो आप हम ये कर सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन जेंडर. ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये कंपैरिजन हो रहा है, किसमें हो रहा है? मेल और फीमेल में. ये देखिए, वेयर इज दैट, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द फर्दर एजुकेशन. ठीक है, उस समय बता दिया कि 2 जेंडर्स हैं मैन और वुमेन, उनके अंदर हमने कंपैरिजन फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर? यस मैम, तो 100%। हम यहाँ पे मैन और वुमेन को हम पैराफ्रेज कर देंगे इन शेप ऑफ जेंडर. ठीक है, numbers of man and woman we will convert into the gender. ठीक है, अब ये नंबर ऑफ का हम क्या कर देंगे यहाँ पे, अभी हम यहाँ नंबर ऑफ को कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ क्या लिखेंगे? वेरिएबल्स. हम वेरिएबल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हम
कॉम्बिनेशन या आप कंपैरिजन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पे आपकी मर्जी है वर्सेस लगा दे, लेकिन हम यहाँ जेंडर लिखेंगे अपनी जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन को मोर प्रिसाइज लिखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे हमको लिख देंगे ना मैन वुमेन, तो हमने ओवरव्यू के अंदर तो डेफिनेटली बाय ईयर इसको डिस्कस करना है बार बार कि ये वाला ईयर में मैन हाई पे था और ये वाला ईयर में फीमेल लो पे थी। यू गॉट माय पॉइंट? यस मैम। भी किसी को अभी भी कंफ्यूजन है? मुझे पता चला था कल कि आप लोगों को थोड़ा सा okay, but let me think. Just to grab out the things, try to digest the thing. हमने यहाँ पे रेपिटेशन से बचना है। जितना हम रेपिटेशन से बचेंगे उतना हम हमारी जो इटसेल्फ राइटिंग प्रिसाइज होती रहेगी। हम उसको अच्छे तरीके से उसको सेंटेनम्स सॉरी सिनोनिम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की खूबसूरती ये है कि आप उसको एक ही लाइन में कन्वर्ट कर लें और वो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो बताया था ना मैंने आप कल को, हम कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हम विब्रेंट वर्ड यूज करें। विब्रेंट वर्ड्स वो होते हैं जो फुल ऑफ रिच इन मीनिंग होते हैं। छोटा सा वर्ड होता है बट उसका मीनिंग बहुत कमाल का होता है। ठीक है, अब जैसे जेंडर में मेल भी आ जाता है फीमेल भी आ जाता है, तो फॉर्म पे लिखा होता है जेंडर, हम मेल को टिक करते हैं फीमेल को टिक करते हैं, हम तो कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि पता है जेंडर का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल। अब मैन एंड वुमेन वी कैन कन्वर्ट इनटू द वन वर्ड विच इज कॉल्ड जेंडर। सो इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, मैम मेरे पास एक अब तो किसी है। को confusion- मैंने पूछा था जैसे जी यहाँ जी पे मिनिमम इनकी 1 2 अच्छा वो उस पे वाले उस टास्क पे 150 वर्ड्स का था मिनिमम, तो ये मैक्सिमम कितना जाता है या लाइंस लिमिटेड होते हैं जिसमें हमने पूरा करना होता है? देखिए इसमें 150 इन्होंने रिक्वायर्ड किया होता है बट वी कैन मोर देन इंक्रीज द 170। इट्स अ नॉर्मल थिंग बट अबव 170 इज द नेगेटिव मार्किंग। तो 150 तक तो रिक्वायरमेंट है बट हम लिख रहे होते हैं इसमें, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ हम जितना प्रिसाइज करेंगे ना इंट्रोडक्शन, हमने अंदर ओवरव्यू के 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं तो दे मस्ट बी गोइंग टू बी मोर हैवी। हमने उसको भी ग्रैब आउट करना चीज़ों को कि कैसे हम उसको भी मोर प्रिसाइजली कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको कोशिश करते हैं बट होता नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे एक एक पैराग्राफ को एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है कि ये हाई है ये लो है, ये ड्रामेटिकली इंक्रीज है ये ड्रामेटिकली डिक्रीज है, इस वाले पॉइंट में फ्लक्चुएशन है ये स्मूथली डिक्रीज हो गया ये स्मूथली इंक्रीज हो गया। जैसे हमने कल पढ़ा था एप्पल जहाँ जहाँ उसकी टॉप बन रही थी हमने वहां वहां उस फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया था। अगर आप मेरी कल की क्लास में थी तो आपको शायद याद हो। मैम मैंने ठीक है, जस्ट फॉर दैट। इसमें जी भी जी जैसे मैम हम देख रहे हैं आप, तो इन्होंने सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन एक्स एक्सिस पे दी हुई है उसको फोकस करके सारी बात बताई है, वाई एक्सिस पे भी तो हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन थे ना 600 400 समथिंग, उनके ऊपर कोई बात नहीं की, तो दैट इज ओके या हमने कुछ भी बीच में से स्किप नहीं करना? जी, देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, आप उसकी आंसर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गई। देखिए ये एक रियल टाइम एग्जामिनर था, उसने ये कुछ नोट्स बना के पब्लिश किए हुए हैं। अब इस बंदे ने ये एग्जांपल जो लिखी है ये जो पैराग्राफ को उसने रीशेप की है वो देखने में तो नोट और बड़ा मोर छोटा सा लग रहा है, ऐसे इसने प्रिसाइज करके लिखा होगा अच्छा कि जल्दी टाइम फिल अप कर लिए, बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, लुक हिज बैंड, ही गॉट जस्ट 5। यही मैं आपसे ठीक पूछना है, चाहती हूँ, उसने अगर हम यहाँ पे उसने शायद 50% ऑफ इन्फॉर्मेशन स्किप कर दी, दैट्स व्हाई दूसरा हमें दैट्स थोड़ी व्हाई। ग्रामेटिकल एरर आ रहे हैं। यस, अब आई देखिए वुड लाइक टू ऐड हियर, असल में उसने ना स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया है। मैम जो चीज समझाना चाह रही है ना हमें वो है स्ट्रक्चर, कि वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट, दैट इज जस्ट पैराफ्रेजिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन मिनिमम वर्ड्स, एंड देन वी हैव टू गिव ओवरव्यू, और फिर हमें 2 पैराग्राफ उसमें देने हैं। तो हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो ये इसमें जो है इसका स्कोर कम होने की वजह यही है। यानी जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट लाइन ऊपर दी है उसको हमने पैराफ्रेज करना है सबसे पहले, यस मैम। वो मिस नहीं कर सकते। मैम क्या मैं शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे? जी जी मोस्ट वेलकम।
अच्छा मैम जब क्वेश्चन कर रही हैं एक तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला उससे पहली बात ये है कि जो पैराफ्रेज स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे पैराफ्रेज करना है, उसे पैराफ्रेज करेंगे तो वो हमारा इंट्रोडक्शन बन जाएगा, ठीक है। जो दूसरी बात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात है तो हमेशा उसने एक्स एक्सिस पर आपको वो डाटा दिया होगा जो कि मोस्टली केसेस में यही होता है कि वो आपको एक्स एक्सिस पे वो देता है, कंपोनेंट्स देता है, जैसे कि वो स्कूल्स के नेम दे देगा, वो हॉस्पिटल्स के नेम दे देगा, और वाई एक्सिस पे वो ईयर्स दे देता है या फिर मतलब इस तरह की वो चीज़ें देता है। तो जो वो एक्स एक्सिस पे आपको देगा वो ऑटोमेटिकली आपने डिस्कस करनी है, और जो वाई एक्सिस पे भी डाटा मौजूद होता है वो भी आप डिस्कस करते हो, वो मोस्टली नंबर्स होते हैं या फिर स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला डाटा दोनों ही जो है ना वो लाइन बाय लाइन आप ग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे होते हो, बता रहे होते हो आप लोग ओवरव्यू में एंड देन पैराग्राफ्स में, तो वो दोनों ही आते हैं। बट जो मेन उसका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन आप बस पैराफ्रेज करते हो स्टेटमेंट को, वो जो उसने हमें स्टेटमेंट दी होती है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यस मैम क्लियर हो गया। हमारे पास इसकी कोई अच्छी एग्जांपल है, जैसे ये एक हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इसी सेम क्वेश्चन की, एक गुड एग्जांपल जिसमें ज़्यादा अच्छे बैंड आए हो, इफ़ वी हैव इट तो फिर वो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। यस ठीक है, मैम मैं श्योर आपको मैम। दिखाऊंगी। हाँ, यस डेफिनेटली वी विल शो यू, but let me think let me clear one thing, which is that's why I download this website for you. Look here, we have using the man and woman in the statement, in the introduction, ठीक है। अब आप देखें यहाँ वन टाइम, ठीक है, वो एक मैन यहाँ लगा हमारे पास। तो जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी है, ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 6 to 7 टाइम उसने मैन यूज किया और 5 to 6 टाइम उसने वुमेन यूज किया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, रेपिटेशन में नहीं आना, इवन देन ये रेपिटेशन में आएगा। आपने वहाँ पे क्या करना है, इंट्रोडक्शन में देखिए हमने जेंडर कह के उसे क्लियर कर दिए, हमने जस्टिफाई कर दिया इंट्रोडक्शन को। फिर हमने क्या किया, हमने मैन की जगह वहाँ पे हम मेल भी लगा सकते हैं, फीमेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रही है? आपने हमें यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, ओवरऑल बेस लिखा हुआ है इन 1970 मोस्ट ऑफ मैन वर स्टडिंग पार्ट टाइम बट फ्रॉम 1980 स्टडिंग पार्ट टाइम वाज डिक्रीज, ठीक है। अब ये इस बंदे का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो भी एग्जैक्ट नहीं बन रहा। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने चीजों को लेकर चलना है, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में स्विच करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देयरफॉर, ठीक है, हाउएवर, ठीक है, मीनवाइल, ये वो वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस का कनेक्शन बनाते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसकी गलतियां ऐसे निकाल के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे इसने कोमा लगा दिए, दैट्स नॉट गुड, बट दैट्स नॉट इनफ, ठीक है। हमें कोमा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कनेक्टेड वर्ड्स, क्योंकि उसने कहा कि जी मोस्ट ऑफ जो ज्यादातर आदमी हैं वो पार्ट टाइम स्टडी करते हैं, कब, 1980 में। उसकी बात के पार्ट टाइम जो है तो वो डिक्रीज हो रहा है। देखिए हमने क्या लिखना है, देयरफॉर, जिसका मतलब होता है उर्दू में ताहम, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, या इन अदर सेंस या इन अदर हैंड, ठीक है। इन अदर सेंस कह दे, इन अदर हैंड कह दे, मतलब एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस है, उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि इसने यहाँ पे लेक्सिकल रिसोर्सेज नहीं यूज किए हुए, ठीक है। आपको समझ आ रही है? इसने बिल्कुल ही सिंपल सा काम किया हुआ है ना, हमने वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए चीजों को हम लेकर चले। उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, studying full time was increased in 1980, sorry 1919, ठीक है। Again, no reflectical resources, again it was the twist as many students in 1970, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ ग्रैप आउट करने के लिए, कनेक्टिविटी दिखाने के लिए यहाँ आपने वो वर्ड्स यूज करने हैं। अब वो वर्ड्स यूज करने का फायदा क्या होगा, आपका बैंड स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। अगर आप वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहे तो उसका मतलब क्या है कि आपका क्या है, कनेक्टिविटी समझ ही नहीं आ रही। अगर किसी को समझ आ रही है आपके अकॉर्डिंग, किसी को लग रहा है ये सेंटेंस ठीक है, पहले मैंने सोचा था मैं आपको लेकर चलूंगी कि हाउ टू राइट, बट आई थिंक एक गिवन मिस्टेक्स में, एक गिवन पैराग्राफ में से मिस्टेक्स फाइंड आउट करना इज मोर देन इजी, कि आपको समझ आ जाए कि इसको लिखना कैसे था, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट इसकी ठीक लग रही है किसी को?
open heartedly you यस can मैम आप ओके yes यस मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बट इसका 9 बैंड वाला ऐसे देखेंगे ना तो फिर हमें ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। हाँ जी, आगे 9 बैंड वाले ऐसे भी है मेरे पास, नो वरीज। मैं बस ये चाह रही थी कि थोड़ा सा आपको हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका भी ऐसे ही होगा, क्योंकि हमें वो पढ़ लिया हमने कि हमने ये रिसोर्सेज यूज करने पर हम यूज नहीं कर रहे। तो एनी हाउ अब यहाँ पे देखिए इसने यहाँ लिखिए इन अदर हैंड, ठीक है। इन अदर हैंड के अंदर हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, इन अदर हैंड भी लिखा है, नो डजंट मैटर, इट्स फाइन। वेयर एस भी वो यूज मैं कर कर सकते थे। जी, वेयर एस अदर हैंड की जगह। वेयर एज भी हम यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। हम एज वेल एज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यस कंपैरिजन सच है। करना था ना। ठीक। एग्जैक्टली अब उसने अच्छा क्या किया हुआ इसने। आप मुझे प्लीज 1 मिनट सॉरी, देंगी, मैं थोड़ा सा note करना चाहता हूँ। जी जी श्योर। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम ने क्वेश्चन किया था ना कि हमें 150 जो सी इसकी रेंज लिमिट है, इससे हम एक्सीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ आप सबको कि हमें कोशिश ये करनी है, जो हमारे पास टारगेट है ना, हमें सिर्फ उसी को बीट करना है। फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदे की ग्रामर जो सी है वो ठीक है, ठीक इन द सेंस कि उसको 110% श्योरिटी है कि जो चीज़ वो राइट कर रहे हैं वो ठीक है, तो उस केस में आप जाएं एक्सीड करें। अदरवाइज इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। उसकी रीज़न कि हम फॉर इंस्टेंस 150 वर्ड से एक्सीड करते हैं, 170 या 180 की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारी लास्ट लाइन के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक इस तरह से आ जाती हैं या स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, तो वो ओवरऑल हमारे बैंड के ऊपर इम्पेक्ट करेगा। तो जिस तरह से मैम ने फर्स्ट डे के ऊपर हमें मेंशन किया था कि राइटिंग का हमारे पास क्या पैटर्न होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी ऑफ पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2, और लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को भी फॉलो करें और अवॉइड करें ग्रामर मिस्टेक को, स्पेलिंग को, तो इंशाल्लाह हमारा बैंड इससे क्या होता है कि एक्सीड करेगा। ये थी छोटी सी टिप मेरी तरफ से। Okay, thank you so much, Sarubat, for your this tip. Definitely, you're fine. You're saying very well. But again, uh, my point is this: we are not using here any fancy vocabulary. We are just writing a simple way. But we have always remember we have mentioned some 3 types of rules, which is enhance your band scores. So altogether, uh, it's up to you. अब आपने अपनी आंखों से देख लिया है कि इस बंदे का बैंड स्कोर कम आया, उसकी रीजन क्या है। तो हम इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं, बिकॉज हमारा 30 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे उसने ये किया हुआ है, इफ कंपेयर मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो ये सेंस ही नहीं बन रही सेंटेंस की। तो इसका क्या इशू आ रहा है इस बंदे का, कि इसको बेसिकली टेंसेस का भी पता नहीं है। टेंसेस का बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी राइटिंग स्किल पे, ठीक है। आगे उसने क्या लिखा है, एज यू सी, ठीक है। हम लोग एज यू कैन सी नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने उसको बताना नहीं है कि आप जैसे आप देख सकते हैं, हम ऐसी बात नहीं कर सकते ना इसमें। हम यहाँ लिखेंगे एज, लिखेंगे एज टू द, या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर इस बंदे की जो राइटिंग स्किल्स थी वो आपके सामने है, जिसकी वजह से इसको बैंड 5 आया। और उसमें देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ गुड attempt टू डिस्क्राइब द ओवरव्यू ट्रेंड, बट content would be have been gradually improved in the candidate have included some references to figure out given paragraph. Without these, the reader is lacking some important information. अब उसको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वो जंप इन कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और कनेक्टिविटी वो वर्ड्स चूज नहीं कर रहा। द आंसर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फॉलो एंड देयर, देखिए अब उसको समझ ही नहीं आई ना आंसर की। जब जिसकी आपको चीज चीज समझ ही नहीं आएगी, तो आप भी, टीचर भी ऐसे करती है, वो इतना सीरियस चीज को लेती नहीं है। देयर आर सम पंक्चुएशन एरर्स दैट कॉजेज द कंफ्यूजन। अब वो एग्जामिनर के लिए वो पढ़ना बहुत बड़ा एक मसला है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर आर फेयरली सिंपल, the effect of problems are more complex and tends not the successful. Again, उसके पास क्या इशू आ रहा है, जिससे स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। तो ये वो राइटिंग बैंड्स जिनमें ये सारे बैंड्स बहुत अच्छे तरीके से उसने करने की कोशिश की है, तो ये अच्छे नहीं आए, ठीक है। अब ये इसी तरह यहाँ पे एक पैराग्राफ और भी है, तो मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगी। सो मूव ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क 1।
हमने ये पढ़ लिया था। अच्छा, अब आ गया था हमारे पास ये लाइव पैराग्राफ, टेबल पैराग्राफ जो होता है ना, उसमें आ गया था। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल यूज्ड, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा होगा, मेगावाट्स इन द टिपिकल हॉस्पिटल, फ्रांस, कनाडा, जापान, रशिया एंड अर्जेंटाइन, ठीक है, तो संडे। अब आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। उसमें आपने करना क्या होता है, आपने यहाँ पे देखना है हाईएस्ट वैल्यूज और लोएस्ट वैल्यू को, ठीक है, समझ आ रही है। यहाँ पे आपने जब ज्यादा, यहाँ पे क्या है सब देखें, 32 है, 33 है, ये 33 फ्रांस में वेडनेसडे को है। उसके बाद जो आपको होगा 38, ठीक है, 38 कनाडा में सैटरडे संडे है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट आउट करना है। अब कैसे करना है, दिस इज अ मूवमेंट चार्ट, ठीक है। मूवमेंट चार्ट का मतलब क्या है कि ये चीजें ऊपर नीचे हो रही, फ्लक्चुएशन बिकॉज ऑफ द टाइम स्केल शोज 7 डिफरेंट डेज। अब ये टाइम स्केल जो है ये 7 डिफरेंट डेज को शो कर रहा है, ठीक है। अब 7 डिफरेंट डेज की जगह आपको लिख सकते हैं टाइम स्केल शोज 7 डिफरेंट डेज की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लिख सकते हैं शोज द वीकली, ठीक है, वीकली टाइम स्केल्स। आप इसको मोर प्रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया। नो ईयर 20, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने वीक्स डेज दे दिए और यहाँ पे आपने कंट्रीज नेम लिख दिए। नो ईयर 2012 is the shown, so you should use the present simple to describe the data. अब क्या बात हो रही है, अब देखिए जब हमारे पास डाटा होता है ना, लाइक ईयर्स मेंशन होते हैं, तो हम फिर अब टेंसेस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था अगर पास्ट होगा तो आपने पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आना है। सो इन दिस सिनेरियो व्हेन यू हैव नो specific time period, we will just use the sentence which is called simple present simple tense, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे पास कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि जी ये फलाने टाइम हुआ था, ये सब होगा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी नहीं है इसमें। देन एक्स एक्सिस आर डेज, ठीक है। अब ये हमारे पास पढ़ने का तरीका क्या है, ये एक्स एक्सिस हमारी ये आ गई है और वाई एक्सिस ये आ गई है। जैसे हमारे पास ऐसे डाटा होता है ना ऐसे, तो ये थोड़ा सा इसको ये ऑपोजिट है उसकी, ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाई एक्सिस है हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस द 5 डेज, ओके, डेज ऑफ द वीक एंड 5 सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज आ गई। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज को लिख दिए। अब हमने देखें यहाँ पे हम कंट्रीज को मेंशन नहीं कर रहे, अगेन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसको डिस्कस करना है और इन द ओवरव्यू एंड द बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 द यूनिट शो एंड द इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट, ठीक है। अब ये यूनिट्स जो है ये किसमें शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट के अंदर, बट नॉट इन द थाउजेंड और मिलियंस, ठीक है। Remember that the information about the time scales, x-axis units may be located on the chart itself. So it may be in the capital or the content in the task description. ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास चीज समझ आ गई आपको, आपने क्या करना है, आपके पास years नहीं है, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको एक्सप्लेन करना है। एक्स एक्सिस हमारे पास वीकली डेज आ गए और वाई एक्सिस हमारे पास आ गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज आ गए हैं। हम यहाँ कंट्रीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमेंबर दैट आर्ट्स टेस्ट you can of course write the note the test paper as you wish. We will recommend to using the red pen highlights, okay। तो अब आपको समझ आ गई आपने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको देखने का डिफरेंट सिनेरियो, बट अगेन यहाँ पे आपने वही करना है जो आपने लाइन ग्राफ में किया था, हाईएस्ट वैल्यूज को लोएस्ट के साथ कंपैरिजन करना है और उसके बाद लोएस्ट के साथ जो जो कम हो रही है उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे नंबरिंग कर देनी है आपने, फॉर एग्जांपल ये 33 इज द हाईएस्ट, ठीक है, इसमें आ जाए 38 हाईएस्ट है इसके अंदर, ठीक है। 33 और 38 इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे क्या आ जाती है, 21, ठीक है, 21 थर्ड नंबर पे आ गई है। उसके बाद 19 आ रही है, फिर 18 आ रही है, ठीक है। यह दो चार चीजें हम इसको आपस में कंपैरिजन करेंगे। अगेन वही तरीका है जो हमने कल कंपैरिजन किया था, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपने ये नहीं करना चाहिए बायोग्राफ ये ऐसे कर रहा है तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, कोई जरूरत नहीं है, आपने वही पैटर्न यूज करना है। बट पॉइंट इज दिस,
उसमें हमारे पास ईयर्स थे, यहाँ में हमारे पास कई कंट्रीज हैं, यहाँ हमारे पास डेज हैं। हमने ईयर्स की जगह पर डेज को मेंशन कर देना है। और जो बेसिक एलिमेंट्स थे ना हमारे, उसके अंदर लाइक एप्पल था, याहू था, जीमेल था, वो उसने जगह ले ली है, इनकी इन कंट्रीज की जगह ले ली है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, चीजें वही है, पैटर्न वही है, बस आपका चार्ट थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे। ये आपके एक्स एक्सिस आ गए, ये आपके वाई एक्सिस आ गए। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कंट्री वाइज एक्सप्लेन करना होगा या फिर डे वाइज? हमने इसको डे वाइज एक्सप्लेन ही करना है, बट किस तरह एक्सप्लेन करना है? लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रांस, फ्रांस इज ऑन द टॉप, इट्स 33 मेगावाट यूज इलेक्ट्रिसिटी इन फ्रांस एंड द डे ऑफ द संडे। ठीक है, अब हम संडे को डिस्कस करेंगे फ्रांस के साथ। हमने फ्रांस को डिस्कस नहीं करना कि फ्रांस में ये 33% यूज हो रहा है, नहीं। संडे को फ्रांस में 33 मेगावाट यूज होती है। हमने इस तरह कंपैरिजन बनाना है। समझ आइए आपको? अगर दोनों में हो, जैसे इसमें फ्रांस के अंदर वेनेसडे में भी और संडे में भी हो। सॉरी। अगर जैसे दोनों में हो, जैसे आपने कहा कि अभी अगर एक में डे के ऊपर अगर कोई जितने मेगावाट ज्यादा होंगे उसको डिस्कस करना होगा, तो 2 डेज पे हो फिर। अगर 2 डेज में होंगे ना, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ट्वाइस अ वीक। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स। ओके। ठीक है, हमने अपनी चीजों को पैराफ्रेज कर लेना है। बस आपने अपने माइंड में दो चीजें बिठानी है, दो तीन चीजें, बाकी चार चीजें। एक तो हमें रेपिटेशन में नहीं आना, पैराफ्रेजिंग यूज करनी है। अब देखें, दांत अब सॉरी, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, एक्चुअली मेरे साथ में थोड़ा इंटरनेट इशू है, बार बार ना एरर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ फ्रांस में हमारे पास क्या था, 33%। ठीक है, अब अब हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने किया था ना, कि जो चीज ज्यादा हाई पे है उससे कंपैरिजन कर लेंगे, जो चीज ज्यादा लो पे उससे कंपैरिजन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 ये कंट्रीज हैं, तो हम इनको टुगेदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पैटर्न हमने देखना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। कि देखिए, यहाँ पे हमारे पास फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस 31 से 32, 32 से 33 चल रहा है। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन चल रही है, मतलब ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। अब तक पहले 32 था, अभी 31 हो गया, फिर अगेन 33 पे चला गया, मतलब कि उसने 32 का हाई ब्रेक कर दिए। कंसोलिडेशन मोड। ठीक है, उसके बाद अगेन वो 31 पे आ गया, मतलब 33 से नीचे आ गया। तो अगर हम इसको इन अदर सेंस देखें, तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, फ्लक्चुएशन का। ठीक है, फ्रांस में हमारे पास आ गई फ्लक्चुएशन, ये देखिएगा इसको, मंडे से संडे तक दिखे 32, 31, 33, हाई, मोर हाई, अगेन लिटिल बिट हाई 31, देन अगेन सेकंड हाई 32। तो आपने इसको, ये चीज़ों को इस तरह देखना है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, यहाँ पे जापान आ गया। जापान में हमारे पास 19 से 18 हो गया। ठीक है, फिर भी 18 हो गया, 19 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 18 हो गया। मतलब वो एक वो उसके अंदर ना एक कंटिन्यूटी नहीं है, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है, अपना ही हाई बाव बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे दो कंट्रीज को टुगेदर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इन अदर सेंस, लाइक France and Japan together because their pattern is similar in the electricity figure fluctuation during the whole week। ठीक है, अब देखें, जापान में और फ्रांस में फ्लक्चुएशन चल रही है, तो मतलब कि ये दोनों सेम तरीके से चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। एज कम्पेयर टू कनाडा, कनाडा 26 पे है। ठीक है, 27 पे, फिर ये 36 पे, फिर 38 पे। अब 38 से ये वापस नहीं आया कनाडा, ये ऊपर जाता रहा, मतलब इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस था। फिर 27 का हाई लगा, फिर 36 का हाई लगा, देन ये 38 के हाई पे रहा, वापस नहीं आया। तो हम यहाँ पे फ्लक्चुएशन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे ड्रामेटिकली इंक्रीज। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है ना,
ठीक है, 26 कहाँ पे, 38 कहाँ पे, ह्यूज डिफरेंस है। वो सिर्फ 3 वैल्यू के दरमियान मूव ऑन कर रहा था, इसमें ठीक बड़ी है, बड़ी चेंजेस आ रही हैं। आपने इसको देखने का तरीका यही है कि आपने बस पहले ऑब्जर्व करना है जस्ट टू 1 to 2 मिनट्स कि वहां पर फ्लक्चुएशन कितनी नहीं चल रही। अच्छा वो चल रहा है जी, एक चीज हाई पे जा रही है, वो दोबारा हाई से नीचे आ रही है, अगेन वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही है। तो इन इट्स द कॉल्ड फ्लक्चुएशन। ठीक है, फिर आपको समझ आ गई, अच्छा फ्रांस फ्लक्चुएशन बेस पे चल रहा है। फिर आपने बाकी कंट्रीज को भी देखा कि फ्लक्चुएशन तो नहीं है, आपको पता चला कि जी फ्रांस के साथ जापान में फ्लक्चुएशन चल रही है। ठीक है, उसके बाद आता है जी रशिया। ठीक है, रशिया में क्या था, रशिया में पहले 12 मेगावाट चल रहा था, फिर वो 12 से हो गया 13 पे। ठीक है, 13 से फिर हुआ 12 पे। तो यहाँ तक हमें लग रहा है कि ये भी फ्लक्चुएशन में चल रहा है। ठीक है, फिर अगेन 16 पे हुआ, फिर ये हो गया 19 पे, फिर 21 पे, 24 पे। तो ये आगे इस एरिया से ये ऊपर जाता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये अपने लास्ट प्रीवियस लो के पास नहीं आया, ये ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। अदर सेंस हम देखें तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसे हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद वो ऐसे कॉन्टिन्यूस जा रहा है। तो ये क्या होगा, फ्लक्चुएशन में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये एक लेवल तक था, उसके बाद ये ऊपर का ट्रेवल स्टार्ट हो गया इसका। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव इन अदर सेंस के इफ वी हैव समथिंग लाइक प्रॉफिटेबल, यहाँ पे यूजेज की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिगर अप कर देंगे। कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, कंज्यूम। कंज्यूम तो ऑब्वियसली दे आर कंज्यूमिंग, बट हम ऊपर जाने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी के जो रेशियो है वो ऊपर जा रही है एकदम से, तो हम क्या करेंगे, शूट सॉरी, शूट Ma'am, वैल्यू dramatically शूट। increase. यस यू कैन से, वी कैन यूज द वर्ड ग्रामेटिकली इंक्रीज, रेज्ड भी कर सकते हैं मैम। रेज भी कर सकते हैं। इसको हम एक सिग्निफिकेंट। और वर्ड भी यूज करते हैं, फिगर आउट विद द गुड मैनर्स, एक पैराफ्रेज है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपको ये एक आइडियाज जनरेट होंगे कि इसको कैसे हम पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है, फिगर आउट वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ उन्होंने यूज किया है जी, देयर इलेक्ट्रिसिटी फिगर्स राइज कंसिडरेबली टुवर्ड्स द वीकेंड। ठीक है, उसने कहा जी वीकेंड में जो है वो ऊपर जा रही है, ये भी ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा वर्ड्स आ गए, वोकैबुलरी आ गई, कुछ मुश्किल नहीं है, आपने उसको बहुत ही इजी वे में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर दीज ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, अर्जेंटीना इज क्वाइट डिफरेंट, कैसे है, पहले वो 9 पे था, फिर वो 10 पे गया, ठीक है, अगेन 9 पे आया, 9 पे वो बजाय फ्लक्चुएशन उसकी पॉजिटिव वे में होने की वो डिक्रीज की तरफ चला गया, 9 से 7, 7 6, 6 से 5, तो मतलब कि ये मैसिवली डिक्रीज हुआ। तो आपने उसको छोटा सा लिख देना है। अब आप देखिए एक बात नोट करें, यहाँ पे वीकेंड लिखना वर्ड यूज कर रहा है, वो इन डेज को मेंशन ही नहीं कर रहा, सैटरडे संडे को मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक गुड मैनर्स होते हैं अपनी पैराग्राफ को लिखने के लिए। अब हर जगह वीकेंड आप नहीं लिखेंगे, कहीं कहीं आप लिख देंगे सैटरडे एंड संडे। ठीक है, द लास्ट टू डेज ऑफ द वीक कर सकते हैं, आप वीकेंड भी कर सकते हैं, लास्ट डेज ऑफ टू कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मेंशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो इट्स अप टू यू, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर रेपिटेशन वाली चीजें हमारे पास नहीं आई बार बार। सो इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल टू ग्रुपिंग द डाटा टुगेदर। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है कि आपने इसको कैसे देखना है। अब एक और चीज नोट करें, जो हमने लाइन ग्राफ किया था ना सबसे पहले टास्क 1 का, उसी के अंदर जो हमने चीजों को देखा था, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी ना, वही ही ऑब्जर्वेशन हमें लेकर चलनी है, हम एरोस को ही लेकर चल रहे हैं। मतलब कि हमारी फ्लक्चुएशन का लेवल है, स्मूथली इंक्रीज है, स्लाइटली डिक्रीज है, ड्रामेटिकली इंक्रीज है, बट पॉइंट इज दिस कि वो चीजें एक डिफरेंट शेप में आ रही हैं, लेकिन देखना हमने उसी लाइन ग्राफ को ही है। जब आप फ्रांस को देख रही हैं यहाँ पे, तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक एक सेल्फ एनालिसिस आप बना रही है, अच्छा फ्रांस ऊपर गया नीचे आया, तो ये आप क्या कर रही हैं, आप लाइन ग्राफ में इस चीज को समझ रही हैं कि ये की क्या मूवमेंट थी। फिर कनाडा, जापान, रशिया, ठीक है, अर्जेंटीना, ये आप सबको एक
लाइन ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। तो पॉइंट इज दिस कि आपने उस चीज से घबराना नहीं है। टेबल आ गया, टेबल में क्या करना है, नेवर। आपको पता है आपने क्या करना है, आपने टेबल को एज ए लाइन ग्राफ देखना है और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे आपने लाइन ग्राफ एक्सप्लेन किया था, जैसे आपने बार ग्राफ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें इशू क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारे ऊपर है, वाई एक्सिस हमारे साइड पे है। बस ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया, जैसे ग्रेविटी खत्म हो गई आपकी अर्थ में, तो ये थोड़ा सा इस टाइप का एक डिफरेंस आ गया। लेकिन आपने अपनी ग्रेविटी खत्म नहीं करनी है, आपको पता है कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखने का तरीका क्या है। जब आपको समझ आ जाएगा इसको देखना कैसे है, तो चीजें को हैंडल करना, उसको लिखना, आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए कोई मसला होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के टास्क 1 अच्छी तरीके से हो, तो आप लाइन ग्राफ को वो मोर एंड मोर प्रिसाइज वे में लिखना सीखें। लाइन ग्राफ जो है आपकी बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क 1 जो है उनके क्वेश्चंस को ग्रैप आउट कर देगी और आपको लिखने में मुश्किल नहीं होगी। सो आज का जो था टेबल ग्राफ, वो हमारा ऑल टुगेदर एक फेमिलियरिटी है विद द लाइन ग्राफ। तो यहाँ तक किसी क्वेश्चन का कोई इश्यू है, आप प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना हम अपने नेक्स्ट वाले टाइप में चलते हैं। वो टास्क 1 में सबसे ज़्यादा चांसेस कौन सा सवाल आने के, ये ग्राफ वाला या फिर टेबल वाला या फिर प्रोसेस वाला, कौन सा जो सबसे टू बी ज़्यादा वेरी आता है? ऑनेस्ट, आई थिंक 3 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक टेबल का आ जाता है, एक लाइन का आ जाता है और एक ग्राफ का आ जाता है। तो अब तीनों को लिखने का स्टाइल आपको पता है, तो आई डोंट थिंक सो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो व्हाट यू सजेस्ट हम्म, अबाउट इट? मैम मारूफ, क्या मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ? या श्योर मैम। मैम यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ एक चीज़। जी जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा, जो ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, वो ये है कि बार चार्ट, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, टेबल चार्ट और पाई चार्ट। पाई चार्ट भी वो भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको मतलब इनकी रेशियो ज़्यादा है, ये मोस्टली ज़्यादा आते हैं। लेकिन समटाइम्स मतलब अगर 15 डेज तक ये आ गए हैं, तो हो सकता है कि आफ्टर 15 डेज जो नेक्स्ट टेस्ट हो आइल्स का, उसमें कोई और आ जाए। आफ्टर 30 डेज कोई और आ जाए। मतलब जो कम रेशियो है वो उनकी है। उसमें आपको एटलीस्ट प्रोसेस डायग्राम इनके बाद आता है, वो आपको लाजमी आना चाहिए। प्रोसेस डायग्राम, फ्लो चार्ट और स्पेशली मैप। मैप बिल्कुल लास्ट कैटेगरी में आप ले जाएं, बट प्रोसेस डायग्राम और दूसरा आपको आना चाहिए। बट ज़्यादा जो रेशियो है वो इनकी है, इन 4 चार्ट्स की। यस मैम, एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं। एक इनकी ना चेन है जो समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इसकी स्पीकिंग के जो क्लू कार्ड्स है, इनकी अपग्रेशन होती है जनवरी में और अक्टूबर में, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। बट एनी हाउ, हम लोग ट्राई करें, चीज़ों को ग्रैप आउट करें, चीज़ों को कवर अप करें किसी तरीके से भी। ओके, तो अब हमारे पास एक ये भी आ गया है, तो अब आप मुझे बताएं इसमें क्या करना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, तब सबने थोड़ा सा सोचना है, 2 मिनट का टाइम लें और मुझे बताएं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। The chart below shows the number of passengers arriving at the train station per hour across a day, and also the person average price in US dollars of their tickets. ठीक है, अब आप मुझे थोड़ा सा इसको समराइज करें, थोड़ा देखें इसको हम कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, ठीक है। 488 6 AM में आए, 698 AM में आए, 10 AM में 340 आए। तो ये AM से ऊपर टाइम लिखा हुआ है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये लिखे हुए हैं, और जो इनकी US डॉलर्स में टिकट्स हैं वो टिकट्स के प्राइसेस ये लिखे हुए हैं। तो आपको कुछ आइडिया है इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, गलत हो सही हो, it doesn't matter to us, we are all same here. So don't be panic and don't be feel something like different, that you are doing something wrong. If you're doing wrong, then one day you will definitely one day we'll do something different. So सर any idea? चैट, Yes ma'am। मैम चार्ट में लिखे हम लोग इसे, फिर चैट में? नहीं मैं आप बता सकती हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करना है, आप बता लें जैसे रैंडम होता है। मैं भी मैं जब राइटिंग करनी स्टार्ट की तो मैं भी आपकी तरह ही लिखती थी, जैसे सारे लिखते हैं।
बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था मैंने भी। तो मुझे तो इंट्रोडक्शन भी लिखना नहीं आता था। तो कुछ ऐसे लाइफ में लोग मिले, लाइक मैम मरीज, मिस हाजरा, जिन्होंने बताया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। तो मैं भी आपकी तरह लिखती थी, जो स्टेटमेंट में है ना, मैंने सुना यही हुआ था, जो इंट्रोडक्शन होता है आपने उसी को उठा के ना लिख देना है। मैक्सिमम पीपल को आपने पब्लिक में कन्वर्ट कर देना है, तो आपकी इंट्रोडक्शन हो गया। जो ऊपर लिखा है, हमने वो एक्सप्लेन करना है एक्स एक्सिस को। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एनी आइडिया अबाउट इट? मैम आप अगर इसे करती हैं, पैराफ्रेज करती हैं, तो आप कैसे करती हैं? देन अकॉर्डिंगली फिर हम ऐड करते हैं ना उसमें। जैसे स्टार्ट अगर मैं करती हूँ इसमें, या श्योर श्योर। द टेबल चार्ट इलस्ट्रेट्स, ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है ना, जो बिल्कुल स्टार्ट पे आ गई। नेक्स्ट फिर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, इससे मैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स का मैं क्या सिनोनिम यूज़ कर सकती हूँ? कौन सी पैराफ्रेज स्टेटमेंट यूज़ कर सकती हूँ इसकी जगह पे? आप यूज कर सकती हैं यहाँ पे, नंबर्स को आप कन्वर्ट कर सकती है वॉल्यूम के अंदर। जैसे हम टीवी का वॉल्यूम अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे रिमोट पे वॉल्यूम लिखा होता है। हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो बुक लिखते हुए ना दिमाग पूरा सो जाता है, हमें समझ ही नहीं आ रही होती। हम कहते हैं ना वॉल्यूम ऊपर कर दो, वॉल्यूम नीचे कर दे, कम कर दे, ज्यादा वो कर दे। होता है ना, the volume of traveler is increase with the अब आप passage of time. वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल्स भी यूज हो सकता है। इंडिविजुअल्स हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या एज ग्रुप आया है और क्या जेंडर्स आ रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, द टेबल गिवन डाटा अबाउट पैसेंजर्स वॉल्यूम। ठीक है, पैसेंजर्स वॉल्यूम का मतलब क्या, रश हो सकता है, ह्यूजनेस हो सकती है। तो हमने वॉल्यूम का वर्ड इसलिए यूज किया है कि हम अपने इंट्रोडक्शन को प्रिसाइज वे में लिखना सीख रहे हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हमने उसको मैंने अच्छे वो तरीके से चैट में लिखना है। लिखा है, उसको रिव्यू कर दें। सर जो आपने चैट में लिखा है उसमें मतलब मुझे एक लाइन उसमें समझ नहीं आई, मूविंग टूवर्ड स्टेशन। मैं मारूफ काइंडली चेक दिस, मूविंग टूवर्ड इसमें स्टेशन ड्यूरिंग, मतलब ये अराइव क्या कर हम रहे हैं लिख सकते हैं? मूविंग टूवर्ड स्टेशन। ना, अराइव हो रहा है तो अच्छा, शायद लिख सकते हैं। एक बात मैं जहाँ ऐड करना चाहूंगी, जब हम टेबल वाले क्वेश्चन को करेंगे ना, हम यहाँ पे इलिस्ट्रेट नहीं करेंगे। क्योंकि इलिस्ट्रेट ये होता है कि एक ग्राफ बना हुआ है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे गिवन डाटा शोज करेंगे, हम एक पैराफ्रेज है, हम ये यूज करेंगे स्पेशली फॉर टेबल्स। ठीक है, एक टेबल्स में हम यूज करेंगे और एक हम यूज करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर। बाकी आप इलिस्ट्रेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सर आपने लिखा है पीपल मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशन ड्यूरिंग द डे इन एन आवर। सर हमने इसको, इस लाइफ पैराग्राफ को वन लाइन में कन्वर्ट करना है। मेरा पढ़ाने का पर्पस ही यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टेबल गिव्स डाटा अबाउट पैसेंजर्स वॉल्यूम रीचेज अ स्टेशन, रीचिंग द स्टेशन एवरी 2 आवर्स। देखिए 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 1 and 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10। आपने इसको देखना है सर, पहले आपने इसको देखना है कि यहाँ पे कोई कोई बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, टू टू आवर्स कैप बन रहा है ना यहाँ पे। ठीक यू है, गॉट मैं माय असल पॉइंट? में जो है ना वो सवाल पढ़ रहा था, वो जो सबसे ऊपर पहली लाइन लिखी है ना, द चार्ट शोज में, उसको पैराफ्रेज कर रहा था असल में। सर हमने उसको पैराफ्रेज नहीं करना, हमने पैराफ्रेज करना है जो यहाँ पैटर्न गिवन है। मैं ऐसी ही करती थी जैसे आप कह रहे हैं, आप और आपने गलत नहीं लिखा। ठीक है, आपने ठीक लिखा है। बट पॉइंट इज दिख, हमने एक अच्छे बैंड की तरफ जाना है। अच्छे बैंड के लिए जरूरी है कि हम एक सिलेक्टिव लिमिटेड लिखें। ठीक है, लिमिटेड होगा, मिस्टेक्स कम होंगी और आप अच्छे तरीके से उसको लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द टेबल गिव्स डाटा अबाउट पैसेंजर्स वॉल्यूम रीचिंग एट स्टेशन एवरी 2 आवर्स इन अ डे। ठीक है, आपने देखें इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दिया आपने, टाइम को भी। अगर हम उसको हम रीचेस ऑन 2 आवर्स लिख देंगे, तो फिर ये टाइम टेबल एक्सप्लेन ही होगा ना। इस चीज के साथ, इस वॉल्यूम के साथ भी हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इस वाले सेक्टर के साथ। ठीक है, हमने एवरी 2 आवर्स कर लिया, ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स हैं, हम एक एक पैसेंजर को मेंशन करेंगे कि 6 बजे इतने आए, 7 बजे इतने आए, 8 बजे इतने आए। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमने इसको बड़ा लिमिटेड एरिया से करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, उसको हमने जो रश था, पैसेंजर्स टाइप्स थी, नंबर्स थे, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है वॉल्यूम के अंदर।
और जो ऊपर टाइम टेबल था वो पता है इसका अंदर पैटर्न क्या चल रहा है। सबसे पहले आपने पेपर क्वेश्चन का पैटर्न देखना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वहां पे क्या पैटर्न चल रहा था, फ्लक्चुएशन चल रही थी किसी दो कंट्रीज के अंदर, किसी दो में फ्लक्चुएशन नहीं चल रही थी, एक दो चीज अर्जेंटाइन वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो आपने सबसे पहले ये देखने के लिए तो हमें टाइम मिलता है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है स्टेशन एवरी 2 hours in a day and also the average ticket cost at their times, those times। ठीक है, एवरेज टिकट क्या होगी, 6 बजे की टिकट है 23। ठीक है, उसके बाद आप देखें जो एवरेज टिकट चल रही है उनके टाइम की अकॉर्डिंग चल रही है। 8 बजे रश होता है, देखिए 8 बजे कितने ज्यादा लोग हैं, ये टाइम है, उसने मुझे ये टिकट 23 है। 12 बजे 700 लोग हैं तो 31 की है। जैसे पीक फैक्टर लगते हैं ना उबर क्रीम्स पे, ठीक है, ये वही चीज है। 12 बजे रश होता है तो कितने की डॉलर की है, 31 डॉलर की है। तो वो कह रहे हैं कि जो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो एक एवरेज पे चल रही है टिकट। ठीक है, हम टिकट को इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे हमारी टिकट पर पोर्शन भी क्लियर हो गया। तो ये हमारा 1 लाइन स्टेटमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन हो गई है। किसी को क्वेश्चन अभी है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नहीं, क्लियर है यहाँ बिल्कुल। पे द टेबल लिखा है, कैन वी राइट दिस टेबल? सॉरी, जैसे इन्होंने द टेबल लिखा है तो हम उसकी जगह दिस टेबल लिख सकते हैं। हाँ इट डजेंट मैटर। देखिए हम आगे पैराफ्रेज करें, देखें हाउ ब्यूटीफुल दिस कि हम इसको कितना मतलब इतने एक न्यू वर्जन ऑफ लाइफ दे रहे हैं कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो वर्ड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो कितने खूबसूरत हैं कि हम उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया एवरी 2 hours इन अ डे। ठीक है, अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स प्राइसेस हैं हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एवरेज टिकट कॉस्ट। ठीक है, एवरेज टिकट कॉस्ट है कि आपको पता है कि जब उबर क्रीम पे पीक फैक्टर लग रहा होता है वो हमें बड़ा ज़्यादा लग रहा होता है, बट अकॉर्डिंग टू डैट हम लोग सुबह के टाइम ऑर्डर करें वो कुछ एवरेज होगी, अब दोपहर के टाइम ऑर्डर करें उसकी एवरेज कुछ होगी। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, आगे चले। मैम मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जी जी, मोस्ट वेलकम। वो ये कि जैसे आपने अभी ये चीज़ ऐड की ना, वॉल्यूम हम यूज़ कर सकते हैं, फिर उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पे दिस भी कर सकते हैं, आपने कहा यस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैम ने जितना डीपली इन चीज़ों को बताया है ना, उस उन चीज़ों को डीपली बताने में एक बात ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नोटिसेबल भी है, कि जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया द टेबल गिव्स डेटा, जी अभी जो जी स्टार्टिंग द टेबल गिव्स डेटा अबाउट, अब अबाउट पैसेंजर्स वॉल्यूम, मतलब कि अगर आप इन वर्ड्स को हम टास्क 2 में ऐसे नहीं कर सकते। हम टास्क 2 में जो है वो वोकैबुलरी याद नहीं कर सकते। हम लोग उसका एक वो हम लोग वो बना के रख लेते हैं ना, स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं, जिसे कहते हैं कि अवॉइड करो कि आपने ये वो नहीं करना, मतलब डेट एक वो स्ट्रक्चर बना के नहीं रखना ताकि आप उसमें और पुट करो डाटा। मतलब उस थीम को आप किसी भी फॉर्म पे आप नहीं लगा सकते, किसी भी क्वेश्चन टाइप पे नहीं लगा सकते, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये वाला बना के रख लेती हूँ स्ट्रक्चर, एक टेबल चार्ट के लिए स्पेसिफिक कि मैंने ये टेबल पे लगाना है, टेबल चार्ट जब भी आ जाएगा मेरे पास मैं उसमें ये वर्ड्स यूज़ करूँगी, द टेबल गिव्स डाटा अबाउट दिस। अगर नंबर होगा तो उसमें वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब थोड़ी सी अकल भी अपनी इस्तेमाल करनी है ना। और इस तरह की अगर कोई चीज़ें मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा टेबल चार्ट को मैं एक एक दिन में एक दफ़ा करूँ, 2-3 दिन मैं टेबल चार्ट की प्रैक्टिस करूँ, और इस तरह से अपने पास से कोई मतलब एक स्ट्रक्चर बना के रख लूँ, और कोशिश करूँ उन्हें फिट करने की बस टेबल चार्ट्स में ही। अगर तो वो फिट कर जाते हैं, उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा भाई ये ऑथेंटिक है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं बाद में किसी और टेबल चार्ट में, अगर हमें कोई आ जाता टेबल चार्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं लगता किसी और टेबल चार्ट पे, आपको आप टेबल चार्ट पे लगाते हो वही किसी और स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर किसी और टेबल चार्ट पे लगा लेते हो, लेकिन वहाँ पे रॉन्ग कंसिडर हो जाता है, वहाँ अब क्या होगा, आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, आपको कोई और वर्ड नज़र आ जाएगा, अच्छा इसके अलावा मैं ये वर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ। अब बताने का मकसद ये है कि इस तरह के ना छोटे छोटे ट्रिक्स को लिखना शुरू कीजिएगा जब आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ताकि आपको इतना डीप जो है ना पढ़ने का वो पता भी चले कि इतना डीप पढ़ने का मकसद क्या था। उसमें ये चीज़ें छोटी छोटी याद करना आसान रहती हैं, जिस तरह हम छोटे बच्चों को याद करवाते हैं।
आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Yes, we say definitely you are saying something wrong, but something is true. But point is this, I'm talking about the paraphrase. तो हम इस paraphrase को हम writing task 2 में भी use कर सकते हैं. I'm not talking about the structure. हमने structure तो पढ़ लिया. आप ठीक है, ये task 1 करने के लिए हमें structure given है, but task 2 करने के लिए structure नहीं है. इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे हमने introduction लिखा है ना, इसी तरह टास्क 2 का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पैराग्राफ नहीं लिखना, उसको भी हम लोग बहुत ही इम्फसाइज करके उसको लिख देंगे. मैक्सिमम 1.5 लाइन में तो नहीं आएगा वो, 2.5 लाइन में इंक्लूड करेंगे ताकि वो लिखना हमें आ जाए. तो उसके अंदर जो है टास्क 2 के अंदर उधर हमारे पास भी स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको कर लेंगे. ठीक है, आपको पॉइंट ये होगा कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है पैराफ्रेज के अंदर कि वो अपनी एक गिवन स्टेटमेंट से बिल्कुल डिफरेंट लुक लगे, बट फुल रिच इन वर्ड्स मीनिंग हो उसका. ये चीज है जो आप कह रही है, वो 100% ठीक है कि हमें ये पॉइंट्स लिखने चाहिए ताकि हम जब प्रैक्टिस करें तो हमें वो आ रहा हो सारा, कि पता हो अच्छा हमने इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये ऐसे लिखना है. जब हम टास्क 2 करेंगे ना, तो टास्क 1 हमें बहुत हेल्प आउट करेगा चीज़ों को ग्रैप आउट करने के लिए, चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट पैराफ्रेजिंग के अंदर. ठीक है, अब जैसे मेरे लिए भी एक बड़ा न्यू सा वर्ड था वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हम तो यूज करते हैं बचपन से कि वॉल्यूम अप डाउन कर ले, अप कर दें, हाई कर दे, लो कर दें, लेकिन कभी सोचा नहीं कि जो ह्यूज ऑफ क्राउड है वहां भी हम वॉल्यूम का वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज इसके अंदर ये है. ओके, अब हमारे पास आ गया है जी ओवरव्यू. इसमें हम लिखेंगे पैसेंजर्स नंबर्स पीक 3 आवर्स ड्यूरिंग द डे. अब पीक टाइम कौन सा है, जब सबसे ज्यादा पैसेंजर्स आते हैं. एक तो 700 हमारे पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद 690 है और 670 है. ये हमारे जो है 3 पीक आवर्स है. तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ 6 AM इज 480. ठीक है, राइजिंग टू 980 by 8 PM बिफोर द फॉलिंग अगेन. अब 480 से 690 पे स्टार्ट हुआ. ये हमारे, अब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इन 3 पॉइंट्स को इतनी सी लाइन के अंदर. पैसेंजर स्पीक ऑफ 3 आवर्स ड्यूरिंग द डे. ठीक है, हमने लिख दिया. उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया इसको कि जी 480 6 PM भी था और जो राइज हुआ 690 वो 8 PM था बिफोर फॉलिंग अगेन, नीचे गिरने से पहले. So there is then a peak factor 700 at the midday. ठीक है, ये midday में हमारे पास आ गया है 700, followed by the afternoon decline to the low of 230 at 4 PM. ठीक है, ये 4 PM में हमारे पास क्या आ गया, 230 पे डिक्लाइन कर दिया. ये सबसे हाई पे था, ये उससे लो है और ये उससे लो है. ठीक है, ये वो टाइम होता है जब हमारे पास ऑफ टाइम स्कूल का भी चल रहा होता है, ऑफिस का भी समटाइम्स चल रहा होता है, पीक टाइम चल रहा होता है. उसके बाद at the third spike at the 6 PM which is 670 before tailing off. तो अब यहाँ पे उसने क्या किया है, एक एक चीज को एक्सप्लेन भी कर दिया है और एक डिफरेंट पैराफ्रेज के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है. उसने ये भी बता दिया जी कि हमारे पैटर्न पता चल गया है कि इन आवर्स में पीक फैक्टर है, इन 3 आवर्स में पीक फैक्टर लगा हुआ है. इसमें पीक फैक्टर यहाँ चला, यहाँ पे आके रुका, यहाँ से पीक फैक्टर चला और फिर यहाँ पे आकर रुका. मतलब इसने ये एक्सप्लेन कर दी चीजों को. उसके बाद द टिकट प्राइस की बात करें तो वो उसने कहा है कि जी फॉलो दिस पैटर्न 8 PM पैसेंजर. ठीक है, अब 8 PM से जो पैसेंजर जो है वो सबसे ज्यादा उसकी हाइट पेड है, वो है $29. उसने सबसे पहले उसको यहाँ मेंशन कर दिया 8 PM वाले पैसेंजर्स को. मैच द हाई प्राइस ऑफ, ये हमारे पास आ गई, फॉलोड बाय द पीक 31. ठीक है, हाई प्राइस ये थी और उसने उस हाई प्राइस को फॉलो किया तो वो 12 PM पे हाई प्राइस के आगे 31 आ गई. 29 पे स्टार्ट हुई सबसे पहले, उसके बाद वो 31 पे आके चढ़ी. ठीक है, मिड डे बिकॉज ऑफ डिक्रीज टू 17. ठीक है, और तो वहां से डिक्रीज होते होते वो आ गई 17. अब 17 पे हमारे पास आ गई कब, 4 PM पे, वो हमने लिख लिया बाय 4 PM. हाउएवर, ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया. हाई और हमने लो को डिस्कस कर लिया. 31 कहाँ, जो 29 से स्टार्ट हुई, 31 पे उसने पीक लगाया और जो 31 का पीक था उसने डिक्रीज किया $17 पे. ठीक है, अब हमने बाय टाइम भी लिख दिया. हाउएवर द 6 PM to 8 PM एट द फाइनल ट्रेवलिंग लेवलिंग ऑफ. ठीक है, अब यहाँ पे 8 to
8 o'clock से हमारे पास क्या होता है, और यहाँ 6 to 8 के पास हमारे पास क्या होता है, तो जो हाई वाली थी यहाँ पे हमारे पास लेवलिंग ऑफ आ रही है, मतलब उतने पैसेंजर्स नहीं है जितने होते थे सुबह के टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे पैसेंजर्स 10 PM पे कम हो जाएंगे। ओके, इन द समरी। ठीक है, अब आप जो कह रहे थे ना कि इसमें स्टेटमेंट में कैसे, आप इस बंदे ने 164 वर्ड्स में एक वर्ड्स को कर दिए, कंप्लीट कर दिए। इसकी समरी क्या होगी, टिकट प्राइस इंक्रीज प्रोडक्ट इन द लाइन विद द पैसेंजर्स ट्रैफिक। ठीक है, अब पैसेंजर्स का रश जो था, हम वहां पे हमने ये वर्ड यूज किया था वॉल्यूम। अब यहाँ उसने वर्ड किया है पैसेंजर्स ट्रैफिक। हमारे माइंड में ट्रैफिक तो वो व्हीकल्स ही होती है ना, बाइक्स, बसेस एंड कार्स। यहाँ पे उसने वर्ड किया पैसेंजर्स ट्रैफिक। ठीक है, अभी उसने रेपिटेशन नहीं की, चीज देख रही है आप लोगों को देख रहे हो, उन्होंने यहाँ पर रेपिटेशन या वर्ड यूज नहीं किया। एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द एवरेज रश आवर्स व्हेन दे एक्चुअली फॉल। तो ये उसने एक बड़ा अच्छे तरीके से उसको एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। तो किसी को कोई इशू यहाँ पे, कोई यहाँ पे आपको लग रहा है कोई फैंसी वर्ड यूज किए हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए थे, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी वोकेबरी है। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी चीजें मोर अच्छे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, अब देखिएगा ये एग्जामिनर ने इसका जो कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, वेरी इजी वे में इसने एक्सप्लेन किया है। और उसने क्या किया, इस बंदे के 9 बैंड आए, क्यों आए, क्योंकि इसने इट्स द क्लैरिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द की ट्रेंड। उसने बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया 9 बैंड को, क्योंकि ये सिंपल तरीके से लिखा हुआ था उसने। ठीक है, यहाँ पे कोई उसने ज्यादा यूज नहीं किया। अब यहाँ पे क्या लिखा था, रीजन क्या थी जी इसने 9 बैंड क्यों लिया, वो भी इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। द इंट्रोडक्शन सेंटेंस इज वेल पैराफ्रेज्ड। ठीक है, उसने, मैंने आपको एक ही बात बताई थी, इंट्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, वो इंप्रेशन पड़ता है आपका कि आपको समझ आ गई स्टेटमेंट की, और आपने उसको अच्छे तरीके से मर्जिन कर लिया विद इन द लाइन। द कैंडिडेट ग्रुप्स डाटा इनटू द पैसेंजर्स नंबर फर्स्टली। ठीक है, अब उसने क्या किया है, जब पैसेंजर्स का डाटा था ग्रुप का, उसने उसको क्या मर्ज किया, फर्स्टली द स्टेट्स द ट्रेंड ऑफ 3 पीक्स। ठीक है, अब उसने वो एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने वहां पे पैसेंजर्स का जो डाटा था उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, कन्वर्ट कर लिया उसने अच्छे तरीके से। फिर उसने जो जो स्टेट से थे, ट्रेंड के 3 पीक्स थे, वो उसने बता दिया कि ये 3 जो थे वो पीक पे थे। In the first main body paragraph, she gives the series of the selected figures or to show the peak. ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना कि सबसे पहले ये 700 पे था, फिर मिड डे में यहाँ पे आया। तो हमने सबसे पहले हाई को एक्सप्लेन किया, जैसे हम लाइन ग्राफ में करते हैं, हाई लेवल को और लो लेवल को एक्सप्लेन कंपैरिजन में ले आते हैं। इसी तरह हमने इसको ऐसे ही करना है। बेसिकली ये सारे जो टास्क 1 है, ये सारा हमेशा लाइन ग्राफ के ही अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद उसने मैम, क्या किया, जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, असल में हम 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं अपने सेशन से, तो आप इसको काइंडली रैप अप कर लें। Okay, just give me 2 minutes more. Then she introduced the ticket price group. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है इसको, अब आपका टास्क ये है, आपने चीज़ों को देखना है। आपके पास 4 टाइप्स हो गई और आज कंप्लीट। कल हम कोशिश करेंगे टास्क 2 को कंप्लीट करेंगे। टास्क 2 बहुत इजी है, उसको एक दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। वो भी हम ऐसे ही देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है, और वो बहुत अच्छे से हम लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको टेम्पलेट्स दूंगी, आपने उन टेम्पलेट्स को ही यूज करना है। ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन है, हम इसके रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, और वो हमें एक आइडिया जनरेट करने में हेल्प आउट करेंगी। तो एट द एंड अगेन वी हैव समरी। तो समरी में उसने क्या लिखा है, डिस्क्राइब द ट्रेंड। ठीक है, एक्सपेक्टेशन विदाउट नो अननेसेसरी डिटेल। तो 1 line statement of summary and 1 line statement of introduction is the best thing to achieve the good band in your arts writing task 1. So that's the point. So it's the over today's lecture. आई होप सो आज का लेक्चर आपको कल से थोड़ा ज़्यादा समझ आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन स्लैब पे शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करें।
So it's the end by my side. Then see you next in the last session of tomorrow class, Friday session, and there we will discuss about task 2. So it's up to you, Sir Ubaid. Thank you, ma'am, for a wonderful session. Sir Adil, अगर आपको क्वेश्चन पूछने तो काइंडली आप. नहीं, मैं ये कह रहा था ये PDF शेयर कर दिएगा। ओके मैम, काइंडली ये PDF जो है वो स्प्रेडशीट में जो है वो उसका लिंक दे दीजिएगा. थैंक यू. Yeah, sure, sir. Thank you. ओके जी, इट्स all for today. Thank you so much. Allah Hafiz. Yeah, till Hafiz. Allah